हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के तौर पे रज्जन पांडे जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है रज्जन जी। और अब इसको ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं पार्टियों के जो अपनाए रास्ते हैं उस पर उतरने का काम कर रही है, फ्री बीज की तरफ। नहीं नीरज जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में निश्चित तौर पर उसका संकल्प है कि राष्ट्र को आगे लेकर के चलना है और राष्ट्र के विकास के लिए जो जरूरी नीतियां हैं, जो जरूरी प्रयास है, वो करे जाने चाहिए। उसी पे काम हम कर रहे हैं। हम फ्रीबीज के हमेशा विरोधी रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा ये भी मानना है कि जहां तक जो आवश्यक सिलेक्टिव हो करके जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, जिनको वो चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए, और विगत 70-75 वर्षों में बहुत से प्रयोजन करने के बावजूद, पुरानी सरकारों के कार्यों के बावजूद, उनके प्रयासों के बावजूद भी जो लोग अभी तक पिछले रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, मुख्यधारा से छूटे रह गए हैं, उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए और उनके बराबर मान सम्मान और अवसर प्रदान करने के लिए, उनका एक सार्वजनिक जीवन जो है उसको एक सम्मानित स्थिति में लाने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना काम करा जाना चाहिए। ऐसा मेरा भी मानना है, सरकार का भी मानना है। फ्री बीज को आमतौर पर बांटने के विरोधी हम रहे हैं। आमतौर पे हम किसी को इस प्रकार के लाभ देने के विपक्ष में रहते हैं, विरोध में रहते हैं। और जहां जहां जो दूसरी सरकारें हैं, चाहे केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार दूसरे प्रदेशों में हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, जहां पे विपक्ष की जो सरकारें हैं, वहां पे जिस प्रकार से वो आमतौर पे चाहे कर्ज माफी हो, चाहे 8,500 रुपए लोकसभा में जैसे चुनाव का वादा किया गया, 8500 रुपए दिया जाएगा और 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, 10 हजार रुपए बेरोजगारों को दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो आम जन को लोग बहुत वादों से प्रभावित करने का जो कारण किया जाता है, या इस प्रकार के मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटने का जो प्रयास होता है, या उसकी तरफ जो मार्ग प्रशस्त करने की मानसिकता होती है विपक्षी दलों की, उसके विरोध में हम रहे हैं। हम किसी, अब जैसे आपके चैनल पर भी बहुत बार ये प्रश्न उठा है हमारे सामने कि कितना कर्ज माफी किया आपने किसानों का, कितना आपने ये किया, कितना आपने वो किया। तो जो कांग्रेस करती है वो हम नहीं करते। यही हमारा जो विचारधारा है, हमारा एजेंडा यही है कि जो फ्री की राजनीति कांग्रेस करती है या अन्य पार्टियां करती है वो हम नहीं करेंगे। हम विकास की बात करेंगे, और विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और देश प्रदेश के विकास के लिए जो चीजें आवश्यक होंगी, जो नीतियां आवश्यक होंगी, लोकहित और जन कल्याण के दृष्टिकोण से जो जरूरी कदम होंगे उनको ही उठाया जाएगा, उनको ही किया जाएगा। तो यह कैसे माना जाए कि जब दूसरी पार्टियां कर रही हैं, वो एक अपना वो राजनीतिक कर रही हैं, और आप जो कर रहे हैं वो विकास के लिए कर रहे हैं। मेरा यही पूछना है दोनों का, सभी पार्टियों से, क्या सामूहिक सबको मिलता है या कुछ चुनिंदा लोगों को? जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी इस प्रकार की योजनाएं चला रही है, जहां पे गरीबों को लाभान्वित किया जा रहा है, या एक सिलेक्टिव कैटेगरी को सिलेक्टिव कैटेगरी के मतलब जो लोग जिन लोगों को उसकी जरूरत है, जहां पर उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए दिया जा रहा है, तो किसानों को दिया जा रहा है, ना कि हमको आपको दिया जा रहा है। तो जहां पर एक सिलेक्टिव कैटेगरी को लाभान्वित किया जा रहा है, वहां पे ये निश्चित किया जाता है प्रत्येक को, क्या आपको दे दें किसान सम्मान निधि? किसान को देंगे ना, क्या आपको दे देंगे? क्या चुनिंदा मतलब क्या? प्रत्येक को मतलब क्या? किसान सम्मान निधि आपको चाहिए, कर्जा माफी आपको चाहिए, जिसको जो उसका वर्ग है उसी को मिलेगा ना। गरीबों में भी आप की बस्ती में जाइए तो सबको नहीं मिल रही है लाडली। देखिए नीरज जी, ये इतना बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ की आबादी हमारी, कोई बनिया की दुकान तो नहीं खोल के बैठी हम लोगों ने कि सड़क पे काउंटर लगाया, कुर्सी में डाला और लाइन लगा के सबको बांटने लग गया कि आप सब लोग ले लो। एक प्रक्रिया है, इतनी बड़ी आबादी में सिलेक्शन करना होता है कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है। तो पात्रों को चिन्हित करके उनको ही लाभ दिया जाएगा। ये तो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का। तो वैसे ही किया जाता है, जो कैटेगरी किसान सम्मान निधि के लिए जो किसान है उनको दिया जाएगा, गरीब आवास के जो पात्र है उनको दिया जाएगा, जो राशन है, जो मुफ्त राशन दिया जा रहा 80 करोड़ जनसंख्या को, वो उन्हीं को दिया जाएगा जो उसके लिए पात्र है। सबको तो नहीं दे सकते। अब दूसरी बात यह है कि जब आप नॉन सिलेक्टिव होकर के आमतौर पे कोई रेवड़ी बांटते हैं तो उसको कहते हैं रेवड़ी। अब मान लीजिए मेरी सालाना आय मेरी 12 लाख रुपए, मान लीजिए, या 15 लाख रुपए है, और मुझे बिजली का फ्री बिल मिल जाए, तो ये रेवड़ी। अगर उस व्यक्ति को फ्री बिजली मिले जिसकी सालाना आय 50,000 रुपए है, तो ये माना जाएगा कि उसको सरकार द्वारा लाभ। एक चीज आमतौर पर बांटने की, आमतौर पर जिसमें इसको बांटते हैं उसको हम रेवड़ी कहते हैं। और जब सिलेक्टिव कैटेगराइज करके किसी को लाभ देने की प्रयास करते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर वर्ग का उत्थान कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि आपने कहा शिक्षा में और
नीरज जी, जो आपने दिल्ली की बात करी सरप्लस वाली, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो बात आपने की इस बात की जानकारी मुझे है, लेकिन इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें किस प्रकार से लूप होल्स और विसंगतियां होती हैं और उसका लाभ जो है चालाक लोग उठाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के तौर पे, एक उदाहरण के माध्यम से। अगर मेरे घर में जैसे मान लीजिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री और 300 के ऊपर जाएगा तो उसका बिल पे करना पड़ेगा, और मेरे घर में मैं रहता हूँ, मेरा भाई रहता है, ऊपर नीचे रहते हैं 2 फ्लोर बना करके, तो 1 फ्लोर पे कनेक्शन मैं अपने नाम से लूंगा, 1 फ्लोर पे अपने भाई के नाम से ले लूंगा। अब दोनों लोग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हो गए। घर के हमारा कुल खर्चा मान लीजिए 600 यूनिट का है, 500 यूनिट का है, अब दोनों लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर एक ही मीटर होता तो उसका लाभ नहीं ले पाते हम। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पे इस प्रकार की विसंगतियां पाई गई। और जहां तक फ्री बीज की बात है, फ्री बीज के विरोध में हम इसलिए भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं, आप भी जानते होंगे इस चीज को। चुनावों के दौरान चुनाव आयोग से भी तो हम शिकायतें करी जाती है कि फला पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है, ठिकाना पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है, तो उस प्रकार की घोषणाएं तो कम से कम हम नहीं करते। अब रही बात 450 रुपए पे सिलेंडर देने की, तो वित्तीय प्रबंधन किस प्रदेश का किस प्रकार का है और वहां वो अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये तो उनकी योजना पर डिपेंड करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है, उसने कभी ये विगत 10 वर्षों में किसी चुनावी मंच से ये वादा नहीं किया कि अगले चुनाव में अगर आप हमको जिताएंगे तो हम 1000 रुपए का सिलेंडर 300 का कर देंगे, ये नहीं कहा गया। देखिए, राजस्थान के चुनाव में हुआ था कि अगर आप हमको दीजिए। दूसरी चीज, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हुआ था। अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने घोषणा करी थी उसको किस तरीके से लागू कर पाएंगे, ये वहां का वित्तीय प्रबंधन बता पाएगा। और वहां का जो बजट है, हो सकता है वहां के बजट में ऐसी व्यवस्था बन सके कि वो कर पाए। जी देखिए, जो आपने किसान सम्मान निधि की बात करी, जिसमें 90,000 करोड़ जाना चाहिए था, 60,000 करोड़ ही गया। उसमें मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से वो आंकड़ा इस प्रकार का सामने आया। पहली बात तो ये कि टीएमसी ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में है। 2019 में जब ये योजना लागू करी गई और वहां से डेटा मांगा गया तो 2021 तक ममता बनर्जी की सरकार ने वहां के किसानों का डेटा नहीं दिया। 19, 20, 21, 4 और 21 के लास्ट में 4 सालों में 4 साल के बाद जब दबाव बनने पर वहां का पूरा डेटा एक साथ दिया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार ने 4 साल का एरियर के साथ में किसानों को भुगतान किया। तो ये तो डेटा की गड़बड़ी वहां से हुई। 4 करोड़ हुए, बाकी 6 करोड़ की बात आप कर रहे हैं ना। वो 35 लाख ही किसान, 30 से 35 लाख ही किसान उसमें मानक के अनुरूप पाए गए थे, पूरे किसान नहीं पाए गए। जी नीरज जी, आज भी जब बैंक में खाता खुलवाते हैं और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बहुत से मैं उदाहरण आपको ब्लैक एंड व्हाइट दे सकता हूँ तथ्यों के साथ, जहाँ पे व्यक्ति सरकारी नौकरी में है लेकिन ऑक्यूपेशन में अपना वो दिखाता है कि मैं हाउस होल्ड का अपना काम कर रहा हूँ, या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या मैं किसान। तो इस डाटा के आधार पे जब तक कि उसका भौतिक सत्यापन न हो जाए, सिर्फ बैंकों के डेटा को उठा करके अगर आप सीधे बांटने लग जाएंगे पैसा, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी भाई। अगर सरकारी एजेंसियां हैं, लेखपाल सत्यापन करता है, देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो सत्यापन करते हैं कौन किसान है कौन किसान नहीं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लेखपाल सत्यापित करता है। तो लेखपाल सत्यापन के बाद ही उस चीज को ऑथेंटिक माना जाता है कि ये व्यक्ति किसान है, और उसके बाद ही उसको उस बात का लाभ दिया जा सकता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आपका था क्या था जी? आपका दूसरा प्रश्न यही था कि जब विपक्ष को आप और जो संख्या कम है, और संख्या दूसरी वजह से क्यों कम है? जैसे मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे नाम पर भी जमीन है, मैं भी किसानी करता हूँ, लेकिन मैं चूंकि ईश्वर कृपा से दाल रोटी की व्यवस्था है मेरे पास थोड़ी मोड़ी, तो मैंने किसान सम्मान निधि आज तक लेने का प्रयास किया। आज 19 से 24 चल रहा है, 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं इसका लाभ लेने कुछ। इस प्रकार के बहुत से हमारे सम्मानित किसान देश में हैं जो माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा और गरीबों के पीछे लगे उनको सम्मान देने के। मैं इस पर मैं जैसे सब्सिडी का कहा गया था, वॉलंटरली सब लोग, बहुत से लोगों ने गैस की सब्सिडी का भी ऐलान किया था कि नहीं लेंगे। तो इस तरीके के बहुत से किसान हैं जिन्होंने अपना डेटा नहीं दिया, लेकिन जब नहीं लेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सब्सिडी तो खत्म ही कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो फ्री बीज की बात चल रही है, अगर आप मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर देती है तो वह क्यों विकास के हित में हो जाता है और देश की जनता के हित में हो जाता है? यह दो धारणा क्यों होती है? तो उसको आप स्वीकार करिए कि आप भी दे रहे हैं, भाई जनता को आकर्षित करने के लिए ही दे रहे हैं या सेवा भाव के लिए दे रहे हैं, ये बताइए। जी,
जी देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर ऐसी राजनीति है तो वो नहीं होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी तो इस राजनीति की हमेशा विरोधी रही है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी इस प्रकार की योजना का ऐलान करते हैं तो उसके पीछे हमारी व्यापक योजना होती है, उसके बाद व्यवस्था होती है, तब हम इस बात पे जाते हैं। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए, 85,000 रुपए, 10,000 रुपए मासिक देने की बात करेंगे और आपके पास प्रबंधन नहीं होगा, आपके पास कोई रोड मैप नहीं होगा, तो ये माना जाएगा कि आप फ्रीबी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रबंधन है, उसके पीछे योजना है, तो उसको फ्रीबी नहीं कह सकते। अगर हमारे पास, अगर हमने 4 करोड़ लोगों को वो प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, तो हमने सड़क पे जमीन पे दिखाया है, उनको बना करके दिखाया है, उनको आवंटित किया है, तो ये करके दिखाया है। रजन जी, अगर वित्तीय प्रबंधन होता तो जाहिर सी बात है कि कर्ज लेकर आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं देश की जनता को। आपको ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर भी कितना कर्ज है? इसको वित्तीय प्रबंधन नहीं कहते हैं। कर्ज लेकर घी खाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। नीरज जी, जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कर्ज का आंकड़ा तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या आपको कर्ज भुगतना पड़ा है? मुझे तो नहीं भुगतना पड़ा, संभवतः भुगतना भी नहीं पड़ेगा। जैसे जो देश के ऊपर कर्जे का जब दायरा बढ़ता जा रहा है, देश के ऊपर 10 साल में देश के ऊपर जो कर्जे की बात जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप देश के ऊपर कर्जे की बात कर रहे हैं कि 2 गुना हो गया है, वैसे आप ये भी देखिए कि विदेशी मुद्रा भंडार भी तो हमारा 2 गुना हो गया है। 312 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में जब सरकार ने हैंडओवर किया था, एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई थी, तो 312 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर का है, तो ये डबल हुआ है। तब तो कर्जा भी कम होना चाहिए, कर्जा भी कम होना चाहिए देश के ऊपर। एक कुशल विदेशी मुद्रा भंडार कितना अच्छा है, लेकिन कर्जा कितना बड़ा है देश के ऊपर। प्रबंधन आपका क्या? आपने प्रबंधन की बात कहा था। मैं प्रबंधन की बात बता रहा हूँ, मैं प्रबंधन की बात आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हम व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने के लिए घर में भले पैसा हमारे पास हो, तब भी हम बैंक के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि बैंक के पास हमें सरप्लस पैसा मिल सकता है। हो सकता है हमारे पास काम करने के लिए 1 लाख रुपया हो, और उस 1 लाख रुपए से 5 लाख का काम नहीं हो सकता है, लेकिन बैंक से जब 4 लाख का कर्जा हम मिलेंगे तो 5 लाख का हम काम कर पाएंगे, और 5 लाख का जब काम करेंगे तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे बैंक के कर्जे का ही भुगतान करेंगे, और हमारा जो 1 लाख का बेसिक कैपिटल था उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो अगर हमारे पास कर्जे के भुगतान की व्यवस्था है, जैसा कि हमारे ऊपर डबल कर्जा है और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी है, तो जिस दिन हम चाहेंगे अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई तो हम उसको निपटा सकते हैं ना। अगर हमारे पास अगर हमारी जेब मजबूत है, नीरज जी, अगर मेरी जेब मजबूत है, मान लीजिए मेरे बैंक खाते में पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे अगर 50,000 रुपये उधार ले लूँ तो क्या दिक्कत है? आप जब कहेंगे 50,000 के 51,000 मैं आपको दूंगा, जितना आप दे दूंगा। तो हम उस व्यवस्था पे चल रहे हैं, हम अपने भंडार को खाली करने की व्यवस्था में नहीं चल रहे हैं। जब विदेश से पैसा मिल रहा है, और विदेशों से पैसा मिलने का सिर्फ यही कारण होता है जब कर्जा ले रहे हैं, विदेश से कर्जा लेने का एक कारण ये भी होता है कि हमारे उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, जो फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेशंस होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। एक्सपोर्ट एक इसी वित्तीय प्रबंधन पर मैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो इसको डिबेट की बजाय चर्चा भी कह सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा ना कि उसी रास्ते पर चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चल रही है। इसलिए नहीं चल रही है, अब बढ़ाएंगे नहीं डिबेट को क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। 2 मिनट देंगे टाइम उनको। चलिए 2004 में जब पेंशन बंद करी गई, उससे आज 2024-20 साल हो विपक्ष की भी सरकारें रही केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार 10 साल केंद्र में रही, लेकिन हमने ओपीएस नहीं दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने यूपीएस को दे दिया। तो जो वित्तीय प्रबंधन की बात जिसकी ओर मैं आपको इंगित कर रहा था, वो मैं ये कह रहा था कि जैसे ओपीएस हम दे रहे थे पहले, ओपीएस देने में क्या था, जो फंड हमारे पास इकट्ठा होता था कर्मचारियों का, उसको सरकारें अपने खर्चों में इस्तेमाल करती थी, वो फंड एग्जॉस्ट होता था। इसलिए सरकार जब पेंशन की स्कीम में जाती थी तो उसका दबाव सरकार के बजट के ऊपर आता था। आज की स्थिति में क्या है, अब हमने यूपीएस पे आएंगे, बस इसी सुविधा के लिए यूपीएस पे चर्चा बाद में करेंगे। हम सिर्फ इसी पॉइंट पर प्रबंधन को रेखांकित करने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यूपीएस में जो हम फंड लेंगे 10% कर्मचारी से और 18.5% सरकार देगी, उस फंड का हम क्या करें? और हमने क्यों यूपीएस दिया?
हमने यूपीए 10 साल बाद क्यों किया? क्योंकि अभी तक हम प्रबंधन में लगे थे कि पैसे को हम कहां बढ़ा सकते हैं। आप प्रबंधन में नहीं लगे थे रजन जी, अब सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। आप प्रबंधन में नहीं लगे थे, देश को रसातल में ले जाने की तरफ आप लगे थे। अब सुन लीजिए क्या है यूपीए जो ला रहे हैं। मुझे कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए, आप उसको कंप्लीट कर ले, बोल लीजिए वही कंप्लीट ही करना, ज्यादा नहीं बोलना। जो आपने कहा ना अपने यूज करेंगे, वही मैं कहने जा रहा था कि इस बार सरकार 10% और 28% का जो पैसा बनेगा और 25-30 साल 35 साल में वो एक्यूमुलेट होगा, उस पैसे को सरकार अपने यूज में देगी, ना कि खर्चे। भाई क्यों करेगी? दूसरे का पैसा क्यों यूज करेगी? दूसरे की पैसा भी यूज क्यों करेगी भाई? अपना पैसा जनरेट करे ना सरकार। मैं बता रहा हूँ क्यों यूज करेगी। उस 10% में 18.5% सरकार का भी निवेश कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उस सरकार को, उस पैसे को सरकार यूज करेगी, उस पैसे को वेल्थ क्रिएशन में लगाएगी। क्योंकि इससे पहले की जो सरकार है, इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, इतना बुद्धिमान तो रही नहीं है। ठीक है, इसको वित्तीय प्रबंधन का दुरुपयोग होना नहीं कहते रजन जी। सुनिए, ये जो क्या होता है, आपके पास एक तरफ आप कहते हो कि नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, मतलब आप कुछ भी बात करो, नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। 9.5 लाख नौकरी सरकार में दीजिएगा। आप अपनी सफाई आप भी तो बोल रही थी बीच में, जनता पार्टी की सरकार सफाई थोड़ी दे रहा हूँ मैं, आपके आरोप खंडन कर रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। आपके गलत आरोप का मैं खंडन कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, कब कहा था सरकार ने? सरकार उल्टा नौकरियां दे रही है। दिल्ली सरकार, यूपी की सरकार 6 लाख नौकरियां देती है, हमारी सरकार 9.5 लाख नौकरियां दी है। कहाँ नहीं दे रहे? हम तो दे रहे हैं। बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा नौकरी देने के लिए भी है, सरकार के पास पैसा देश का निर्माण करने के लिए भी है, सरकार के पास पैसा देश का प्रबंधन करने के लिए भी है, सरकार के पास पैसा देश में किसानों की समृद्धि के लिए भी है, सबके लिए। किसान अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, सरकार अपने पैसे का इस्तेमाल करके लोक कल्याणकारी काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा आपके दिल्ली में 12 विद्यालय मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी। दिल्ली की सरकार ने जिस स्कूल मॉडल का, जिस एजुकेशन मॉडल का आप लोग बढ़ा चढ़ा कर व्याख्यान करते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में वो मात्र 12 विद्यालय है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास व्यवस्था करी गई है। उन्हीं के मॉडल, उन्हीं के फोटो, उन्हीं के व्यवस्था चला करके आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। असलियत तो आपकी क्या है? बोलने दीजिए भाई। आपने इतना देर तक बोला था, अकेले आप बोले थे। वहाँ पे विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कितना हो रहा है सब जानते हैं, हिम्मत बताइए। ठीक है, ठीक है, मिला था तो नहीं, किस्मत से मिला था, ये भी तो बोलती मेरे बीच में, तो मैं इनके बीच में बोल रहा भाई। वो इनके समय तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिला था, उसके बाद पार्टी कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति किया जा रहा है। फ्रीबी की नकल चलिए ठीक है, नकल भी अकल से की फ्रीबी की नकल नहीं कर रहे, फ्रीबी भारतीय जनता पार्टी नहीं बांट रही है, हम रेवड़िया बांटने में विश्वास नहीं करते, नकल बांट रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, तो किसी भी प्रकार की रेवड़ी के वितरण के खिलाफ है, कोई भी फ्रीबी के वितरण के खिलाफ है। जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, बस उन्हीं को हम काम करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फ्री में रेवड़ी नहीं बढ़ सकती। देश का जो वही हाल है कि 55 लाख करोड़ से हम 205 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जा में जा रहे हैं, वो भी दिन दूर नहीं है कि कर्ज जो है हमारे देश के ऊपर इतना बढ़ेगा कि जिसका नियंत्रण कर पाना किसी भी आने वाली सरकार या वर्तमान सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नए समय नए विषय के साथ।